हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूं मैं आपका अपने चैनल अरेभा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है कैंसर के बारे में। कैंसर बायोलॉजिकल टर्म्स में, यानी हमारी बॉडी में जो कैंसर में बीमारी होती है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं कैंसर है क्या। जैसा कि हम जानते हैं हमारी बॉडी में नॉर्मली सेल्स ग्रो करती हैं और रिप्रोड्यूस करती हैं, मल्टीप्लाई करती हैं और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाती हैं। तो जो ये प्रोसेस है सेल रिप्रोडक्शन का, ये कंट्रोल मैनर में होता है। लेकिन जब सेल्स एबनॉर्मली डिवाइड करने लग जाती हैं और मल्टीप्लाई करती हैं और उनको कंट्रोल करने वाला कोई फैक्टर अवेलेबल नहीं होता बॉडी में, तो उन सेल्स को कैंसर सेल्स कहा जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं सेल्स जो होती है हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट है। तो जो कैंसर सेल्स हैं या जो एबनॉर्मल सेल्स हैं जिनका डिवीजन एबनॉर्मल है, कंट्रोल मैनर में नहीं है, उनको ट्यूमर सेल्स, मैलिग्नेंट सेल्स बोला जाता है। अब हम जान लेते हैं कि मोस्ट कॉमन कैंसर जो क्या होते हैं जो मेल्स और फीमेल और चिल्ड्रन को अफेक्ट करते हैं। तो मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर जो कि 21% मेल्स में होता है, लंग एंड ब्रोंकस कैंसर जो 14% मेल को अफेक्ट करता है, कोलन एंड रेक्टम कैंसर जो 8% मेल्स को अफेक्ट करता है, यूरिनरी ब्लैडर जो कैंसर होता है यूरिनरी ब्लैडर में वो 7% मेल्स को अफेक्ट करता है, मेलेनोमा ऑफ स्किन ये 6% मेल्स को अफेक्ट करता है, और नॉन हॉटकिन लिम्फोमा ये 5% मेल्स को अफेक्ट करता है। किडनी और रेनल पेल्विस में भी कैंसर होता है जो कि 5% या 5% मेल्स को अफेक्ट करता है। ओरल कैविटी और फेरिक्स इसमें 4% लोग हैं जो अफेक्टेड होते हैं। ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर इसमें 4% मेल्स हैं जो अफेक्ट होते हैं। लिवर एंड इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट जिसमें 3% लोग अफेक्ट होते हैं। अब हम जान लेते हैं कि फीमेल में कौन सा कैंसर है जो बहुत पॉपुलर है और जो उनको होता है। वो है पहला ब्रेस्ट कैंसर जिसमें 29% फीमेल्स अफेक्ट होती हैं। लंग एंड ब्रोंकस कैंसर जिसमें 13% फीमेल्स अफेक्ट होती हैं। कोलन एंड रेक्टम कैंसर जिसमें 8% फीमेल्स अफेक्ट होती हैं। यूट्राइन कॉर्पस जिसमें 7% फीमेल्स अफेक्ट होती हैं। फिर उनको थायराइड में कैंसर होता है। नॉन हॉटकिन लिम्फोमा में कैंसर होता है जिसमें 4% और 6% फीमेल्स अफेक्ट होती हैं। मेलेनोमा ऑफ स्किन इसमें 3% फीमेल्स अफेक्ट होती हैं। ब्लड कैंसर जिसमें 3%, पेनक्रियाज जिसमें 3% या 3%, और किडनी एंड रेनल पेल्विस में भी इनको कैंसर होता है जिसमें 3% फीमेल्स या 3% फीमेल्स अफेक्ट होती हैं। तो वैसे देखिए तो हमारी बॉडी में हर जगह कैंसर हमें अफेक्ट करता है, और जब कैंसर एक बॉडी ऑर्गन से निकल के पूरी बॉडी में फैल जाता है और जब कंट्रोल नहीं होता तभी इंसान की डेथ हो जाती है, जब उस पर कोई रेमेडीज़ भी काम नहीं करती हैं। अब देख लेते हैं कि चिल्ड्रंस में मोस्ट कॉमनली कौन सा कैंसर पाया जाता है। तो बच्चों में ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर पाया जाता है 31%, ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कैंसर पाया जाता है 21%, न्यूरोब्लास्टोमा यानी एडर्नल ग्लैंड में कैंसर पाया जाता है 7%, विल्म्स ट्यूमर यानी किडनी में कैंसर पाया जाता है 5%, नॉन हॉटकिन लिम्फोमा जिसमें 6% कैंसर पाया जाता है 6% चिल्ड्रन में, हॉटकिन लिम्फोमा जिसमें 4% चिल्ड्रन अफेक्ट होते हैं। एक है रेबोडोमाइसोसार्कोमा यानी स्केलेटल मसल्स में जो कैंसर होता है उसमें 6% चिल्ड्रन अफेक्ट होते हैं। रेटिनोब्लास्टोमा यानी आई में जो ट्यूमर होता है उसमें 4% चिल्ड्रन अफेक्ट होते हैं। ओस्टियोसार्कोमा यानी बोन में जब ट्यूमर हो जाता है तो उसमें 3% बच्चे अफेक्ट होते हैं। यूइंग सार्कोमा जिसमें 3% बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं। और एक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेयर जर्म सेल्स लंग लिवर एंड अदर कैंसर्स जिसमें 1% बच्चे अफेक्ट होते हैं। चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि कैंसर को करने वाले कारण कौन से हैं, ये रूट कॉज कौन से हैं जिसकी वजह से कैंसर हमारी बॉडी में होता है। तो पहला है टाइप 2 डायबिटीज़, इसकी वजह से हमारी बॉडी में कैंसर होता है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल, सीडेंट्री का मतलब होता है हम एक तरह का लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं और ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं करते। वीकेंड इम्यूनिटी का मतलब हमारी बॉडी में जो बीमारियों से लड़ने की ताकत है वो बहुत कम है और बहुत कमज़ोर है हम अंदर से। पुअर डाइट, अच्छा खाना नहीं खाते हैं, ऐसा खाना खा रहे हैं इसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का मतलब उसमें विटामिन की कमी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है, मिनरल्स की कमी है लाइक सेलेनियम और जिंक, और कुछ और जैसे कि एंजाइम्स और प्रोबायोटिक्स इनकी कमी भी है जो बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। और विटामिन की भी कमी है, A, C और D।
जिससे हमारी बॉडी स्ट्रांग होगी, लेकिन हम इनको ले नहीं रहे हैं अपनी डाइट में। तो अगर ये लॉन्ग टाइम तक बना रहता है हमारे ऐसा रूटीन हमारा, तो हम कैंसर के बहुत पास पहुंच जाते हैं और कई बार हमें कैंसर होता भी है। जेनेटिकली मतलब हमारे पेरेंट्स से हमें कैंसर ट्रांसफ़र हुआ है और वो हमें इन हमारे ब्लड में या हमारे जीन्स में हमें मिला है। स्ट्रेस हो रहा है या इंसोमिया, स्मोकिंग और अल्कोहल का कंजप्शन करने की वजह से भी कैंसर होता है। एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, अपने आसपास से कोई टॉक्सिक मटेरियल हमने कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम किया है और जो इसका पता हमें है नहीं, और धीरे धीरे हमारी बॉडी में वो एक्यूमुलेट होकर कैंसर बनाने लगता है। टॉक्सिसिटी एंड एसिडिटी की वजह से, और कुछ हमने ऐसी दवाइयाँ ली हैं जिनके रिएक्शन की वजह से कैंसर हमारी बॉडी में हुआ है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है इन्फेक्शन, और क्रॉनिक का मतलब वो बीमारियाँ जो पूरी ज़िंदगी चलती रहती हैं और वो किसी से ट्रांसफ़र नहीं होती, हमारी बॉडी में ही रहती हैं। ओबेसिटी यानी मोटापा, और ये तभी आता है जब हम सीडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं या फिर बीमारी की वजह से भी बहुत ज़्यादा मोटापा आता है, तो वो एंड में जाकर कैंसर फॉर्म करता है। अब हम जान लेते हैं कि कैंसर के साइन या सिम्टम्स क्या होते हैं। तो पहला है कि जब आप कोशिश करते हैं अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डिस्चार्ज करने के लिए एनवायरनमेंट में, तब आपको तकलीफ़ होती है, आपको ब्लीडिंग हो रही है, अनएक्सप्लेन ब्लीडिंग, उसका कोई रीज़न नहीं है। आपकी बॉडी में लंप बन गए हैं जो कि बहुत रिजिड हैं, और उसमें आपकी बॉडी में स्वेलिंग हो रही है जिसका कोई कारण आपके पास नहीं है। आपके पेट में दर्द हो रहा है लेकिन उसका कारण भी आपको नहीं पता है। बैक में पेन है और बोन्स में भी पेन है, लेकिन उसका कारण आपको नहीं पता क्यों हो रहा है, और वो कभी जाता भी नहीं है, लगातार बना रहता है। आपके बिहेवियर में अचानक से चेंज आ गया है, आपको हेडेक रहता है और वो बना रहता है, वो जाता नहीं है। और आपकी बॉडी में रैशेस हो रहे हैं और पर्पल कलर के स्पॉट्स हो रहे हैं, रेड कलर के स्पॉट्स हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं है किस वजह से हो रहे हैं। ब्लीडिंग होती है लगातार। फीलिंग टायर्ड ऑल द टाइम, आपको हमेशा थकावट महसूस होती है। इन्फेक्शन, जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट में इन्फेक्शंस फैलते रहते हैं, तो जो भी इन्फेक्शन आ रहा है वो बहुत जल्दी आपको कैच करता है, बहुत जल्दी, लाइक फ्लू लाइक इन्फेक्शन आपको बहुत जल्दी कैच करते हैं, तो आप प्रॉन हो जाते हैं ऐसे डिसीज़ के। आपको वॉमिटिंग हो रही है और आपको ऐसा लगता है कि मैं बीमार हूँ, लेकिन आपने ऐसा कुछ खाया नहीं है जिसकी वजह से आपको लगे आपको कोई बीमारी हो। अनएक्सप्लेन्ड फीवर, हाई टेम्परेचर रहता है आपका और आपको बहुत पसीने आते हैं, तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं कि आपको कैंसर के आप पास में पहुंच गए हैं और कि आपको कैंसर हो गया है, या आप स्टेज 0 पर हैं और आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आपका वेट लॉस हो रहा है अचानक और उसका कोई रीज़न नहीं है, आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ना आपने डाइट में कुछ ऐसा लिया है जिसकी वजह से आपका वेट लॉस हो। आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आपकी जो आँख की जो अपीयरेंस है, आई की अपीयरेंस है, वो चेंज हो रही है, और चीज़ों की जो रिफ्लेक्शन है वो आपको अनयूजुअल दिखाई दे रही है, सही से नहीं दिखाई देती। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर के बारे में। तो कैंसर बहुत तरीके का होता है और हमें नेचुरली कैंसर को अगर पहचानना है तो हम उसके रिबन के कलर से उसको पहचान सकते हैं। जैसे कि पिंक कलर का रिबन अगर हमें दिखता है तो उसका मतलब है हमें ब्रेस्ट कैंसर है या उस पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है। अगर टील कलर का रिबन दिखता है इसका मतलब होता है ओवेरियन कैंसर, ये ओवेरियन कैंसर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको क्लियर वाइट कलर का रिबन दिखता है तो ये रिप्रेजेंट करता है लंग कैंसर को, और ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। पर्पल कलर का रिबन शो करता है पैनक्रिएटिक एंड लियोमाइकोसार्कोमा। ऑरेंज कलर का रिबन अगर आपको दिखता है तो ये ल्यूकीमिया को शो करता है, यानी ब्लड कैंसर को। अगर आपको एमराल्ड ग्रीन कलर का रिबन दिखता है तो इसका मतलब होता है लिवर कैंसर। अगर आपको पेरीविंकल ब्लू दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है ईसोफेगल एंड स्टमक कैंसर। अगर आप ब्लैक कलर का रिबन देखते हैं इसका मतलब होता है मेलेनोमा कैंसर। और अगर आपको ब्लू कलर का रिबन दिखता है डार्क ब्लू तो इसका मतलब होता है कोलोन कैंसर। अगर आपको बरगंडी कलर का रिबन दिखता है इसका मतलब होता है मल्टीपल माइलोमा। ग्रे कलर का रिबन रिप्रेजेंट करता है ब्रेन कैंसर को। स्काई ब्लू कलर का रिबन शो करता है प्रोस्टेट कैंसर को। अगर आपको टील और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन वाला रिबन दिखता है इसका मतलब होता है सर्वाइकल कैंसर। येलो कलर का रिबन बताता है सार्कोमा बोन ब्लैडर कैंसर को। गोल्ड कलर का रिबन बताता है चाइल्डहुड कैंसर को। बरगंडी और आइवरी अगर इनका कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है तो ये रिप्रेजेंट करता है हेड और नेक कैंसर को। पीच कलर का अगर आपको रिबन दिखता है उसका मतलब होता है यूटेराइन कैंसर। लाइम कलर का रिबन रिप्रेजेंट करता है लिम्फोमा को। और टील, पिंक और ब्लू का अगर कॉम्बिनेशन वाला रिबन आप देखते हैं उसका मतलब होता है थायराइड कैंसर। और लेवेंडर कलर का अगर आपको रिबन दिखाई देता है तो उसका मतलब होता है ये सारे ऑल कैंसर, मतलब उस इंसान की बॉडी पूरी तरीके से कैंसर से इन्फेक्टेड है।
अब हम जान लेते हैं कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल कैसे डायग्नोस करते हैं कैंसर को। तो सबसे पहले जिस बॉडी पार्ट में कैंसर है उसकी एंडोस्कोपिक इमेजेस निकाली जाती हैं। फॉर एग्जांपल हमने गैस्ट्रिक कैंसर का लिया है तो उसकी एंडोस्कोपिक इमेजेस निकाली जाती हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उसको डायग्नोस करने की कोशिश की जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ये बताती है कि जो हमारा कैंसर है वो कितनी डेप्थ तक हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर रहा है और कितनी डेप्थ तक हम पर असर डाल रहा है। उसके बेसिस पर ही हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें पेशेंट को इलाज कैसा देना है। फॉर एग्जांपल एंडोस्कोपिक रिसेक्शन देना है या सर्जरी देनी है। अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है तब सर्जरी दी जाती है, नहीं तो एंडोस्कोपिक रिसेक्शन ही पेशेंट को दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें स्टमक कैंसर को डायग्नोस करवाना है तो उसके लिए पहले फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, बायोप्सी होती है, एंडोस्कोपी होती है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड होता है, बैरियम स्वेलो और फिर लास्ट में ब्लड टेस्ट। इसके थ्रू स्टमक कैंसर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है। अब हम जान लेते हैं कि कैंसर के स्टेजेस कितने होते हैं। तो कैंसर के 4 स्टेजेस होते हैं। स्टेज फर्स्ट होती है उसमें कैंसर की सेल्स बननी स्टार्ट हो जाती हैं। स्टेज फर्स्ट में कैंसर की सेल्स एक एरिया तक ही रहती हैं, लोकलाइज, उनका अपना एक एरिया होता है और वो उसी एरिया में बढ़ती हैं और बनती हैं, उससे ज़्यादा वो उस एरिया को पार नहीं करती हैं। अगर हमें स्टेज फर्स्ट में पता चल गया कि हमें कैंसर है तो सर्जरी के थ्रू उन सेल्स को निकाला जा सकता है। स्टेज 2 कैंसर वहाँ पे होता है जब उनका एरिया बढ़ने लगता है, वो अपने एरिया से बाहर निकल के दूसरी जो वो लिम्फ है उसमें नोड्स बनाने लगती हैं और दूसरी जगह सेल्स को भी इन्फेक्ट करती हैं। तो इस स्टेज को ठीक करने के लिए सर्जरी और रेडिएंट थेरेपी का यूज़ किया जाता है। स्टेज 3 इसमें कैंसर लोकलाइज नहीं रहती, वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक फैल जाती है और इस स्टेज को मेटास्टेटिक कैंसर भी बोलते हैं क्योंकि अब उसका जो एरिया है, दायरा है, वो बढ़ चुका है और वो अपने ओरिजिन से बहुत दूर निकल गई है। स्टेज 4 कैंसर समटाइम इसको मेटास्टेटिक कैंसर बोला जाता है। इसका मतलब होता है कैंसर अब अपने ओरिजिन से इतनी दूर आ गई कि उसने पूरी बॉडी को इन्फेक्ट कर दिया है और अगर इसको डायग्नोस कर लिया जाता है तो शुरुआत से इसका इलाज चला दिया जाता है और अगर हमने डायग्नोस नहीं किया और इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो एंड में पेशेंट की डेथ हो जाती है इससे। अब हम जान लेते हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे पास। तो हमारे पास पहला ऑप्शन होता है हार्मोन थेरेपी का, दूसरा सर्जरी का, तीसरा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का, चौथा केमोथेरेपी का, टारगेट थेरेपी भी का भी है और रेडिएशन थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। इसके थ्रू हम कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि कैंसर से बचने के लिए हम क्या क्या होम रेमेडीज़ को अपना सकते हैं। तो आप इसके लिए ब्रोकली, ग्रेप्स, ग्रीन टी, एलोवेरा जेल, माइटेक मशरूम, ऑलिव ऑयल और व्हीट ग्राम जूस और जिनसेंग का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी होममेड चीज़ें हैं या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जिनको आप घर पर लेकर कैंसर के इफ़ेक्ट से अपने आप को बचा सकते हैं। दूसरा कि कैंसर के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो हमें कौन कौन सी वैक्सीन देने की या कौन कौन से ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए एक वैक्सीन फेमस है HPV वैक्सीन, जो पेशेंट को दी जाती है और पैलिएटिव केयर भी पेशेंट को दी जाती है। इसमें पेशेंट का पेन मैनेजमेंट करने की कोशिश की जाती है, पेन को कम किया जाए और जो टर्मिनली इल पेशेंट है उनकी केयर की जाती है। साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल मैनर में उनको सपोर्ट किया जाता है। केमोथेरेपी में उनको साइटोटिक ड्रग्स दिए जाते हैं, इम्यूनोथेरेपी की जाती है, टारगेटेड थेरेपी दी जाती है। सर्जरी में ओपन सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है पेशेंट की। रेडिएशन थेरेपी में उसको IMRT, IGRT, 3D CRT, स्टेरोस्टैटिक और रेडियो सर्जरी और ब्रैकी थेरेपी भी दी जाती है ताकि पेशेंट रिकवर कर पाए और उसका इलाज हो पाए और वो ठीक हो जाए। दोस्तों आई होप आपको मेरी समझाई बातें समझ में आई होंगी और अगर आपको प्लीज़ मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।